नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे साथ यानी कि चंदू जैन के साथ सिद्धार्थ एडटेक पर इतिहास विषय की चर्चा करने के लिए तैयार होंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करिए सिद्धार्थ एडटेक का मोबाइल एप्लीकेशन, जहां पर आप और हम मिलकर के शानदार परिचर्चा करेंगे, विशेष तौर पर इतिहास विषय के संदर्भ में। आइए बात करते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे आ रहे। कल हमने प्राग ऐतिहासिक काल का एक अध्याय आपके समक्ष रखा और आज हम आपके लिए अगला टॉपिक लेकर आ रहे हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? अगला टॉपिक क्या, सॉरी, कल हमने एक टॉपिक पर चर्चा करी। टॉपिक था हमारा भारतीय इतिहास के स्रोत। आज हम बात करने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल पर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है तो याद रखिएगा, टॉपिक होने वाला है प्राग ऐतिहासिक काल। देखो, प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्लास 8 में चल रही है, नहीं चल रही? चल गई ना? मेरा नहीं चली इसलिए। ठीक, चलिए। तो प्राग ऐतिहासिक काल, अब थोड़ी सी स्टोरी इतिहास की उस कहानी को वापस दोहराते हैं जब एक मनुष्य आदि मानव था। बहुत अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश यहाँ पर करिएगा। देखिए, हमने बात करी एक मानव की। यह है हमारा मानव, जिसको हमने नाम दिया प्यारा गोलू। ये क्या है? ये जब पैदा हुआ तो एक आदि मानव है। ठीक है, कुछ नहीं जानता है भाई साहब, नथिंग नो। ठीक है ना, कुछ नहीं जानता है, केवल और केवल ठीक है काम चलाओ जानकारियां अपने पास रखता है, इसके अलावा यह कुछ नहीं जानता है। तो अब ये कहाँ रहेगा, बहुत बड़ा प्रश्न है। तो यह यत्र तत्र सर्वत्र, यानी कि जहां भी जगह मिलेगी वहीं पर रहेगा। क्या खाएगा? कंद मूल फल खाएगा और कुछ नहीं कहेगा, पेड़ों पर रहेगा। कपड़े नहीं होंगे तो नग्न रहेगा। इसी आदि मानव की जो कहानी होती है, इसी आदि मानव की जो जानकारी होती है, वह जानकारी हम प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। तो उम्मीद करता हूं प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, मानव के शुरुआती जीवन की जो कहानी होती है, वह हम इस प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर हो गई? प्राग ऐतिहासिक काल में क्या होता है, मानव के शुरुआती जीवन की कहानी। इसे हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक एज, मिसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, इन तीन भागों में इसे बांटा जाता है। तो देखिएगा, एक आता है पुरा पाषाण काल। ठीक है, एक हमारे सामने आता है नव पाषाण काल। बहुत अच्छे से इन बातों को समझने की कोशिश करिएगा। और एक आता है नव, सॉरी ये नव नहीं, वह मध्य पाषाण काल होगा यह, माफी चाहूंगा, डेट इज मध्य पाषाण काल। और एक हमारे सामने होता है नव पाषाण काल। तीन भागों में बटा हुआ है। तीनों भागों में मनुष्य के द्वारा की गई जो कार्य है उनको हम अलग अलग डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हम इसके कार्य को देखते हैं, इसके समयावधि को देखते हैं, तो 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। क्लियर हो गई? इसका मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड 10,000 से लेकर के 6,000, कितना याद रखिएगा, 6,000 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड माना जाता है। नव पाषाण काल जो है वह 6,000 से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड माना जाता है। फिर नवपाषाण काल के बाद तो आपको पता ही होगा, हमारे भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभ हो जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। तो ये तीन भागों में हमने इसे बांटा। अब सबसे पहले हमारे लिए जो महत्वपूर्ण आता है वह आता है पुरा पाषाण काल।
लेकिन एक बात बताऊं, इतिहास बनाने वाले इतिहासकारों ने या इतिहास के संदर्भ में रिसर्च करने वाले रिसर्चर ने, शोधार्थियों ने क्या किया, पुरा पाषाण काल को फिर 3 भागों में बांट दिया। निम्न या पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो इसका डिवाइडेशन फिर से 3 भागों में किया गया है। समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले आता है उच्च पुरा पाषाण काल। क्या ये बात क्लियर हो गई? सॉरी, सबसे पहले जो हमें यहां पर देखने को मिलता है वह देखने को मिलता है निम्न पुरा पाषाण काल। ठीक है। दूसरा भाग देखने को मिलता है मध्य पुरा पाषाण काल, और एक जो तीसरा और अंतिम भाग देखने को मिलता है इसे हम नाम देते हैं उच्च पुरा पाषाण काल। ये 3 भागों में इसे बांटा गया, सबके लिए एक अलग विशेषताएं हैं। लेकिन जब हम इतिहास विषय को पढ़ते हैं, विशेष तौर पर सिविल सेवा परीक्षा के संदर्भ में, तो पुरा पाषाण काल एक समग्र अध्ययन के रूप में देखा जाता है, मध्य पाषाण काल एक समग्र अध्ययन के तौर पर और नव पाषाण काल एक समग्र अध्ययन के तौर पर देखा जाता है। अब हमारे एग्जाम में किस तरह के सवाल आते हैं, थोड़ा सा उन पर बात करते हैं। पुरा पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल से हमारे यहाँ पर सवाल पूछा जाता है कि साहब इस काल की खोज किसने की? पहली बात, खोजकर्ता। कोई महत्वपूर्ण स्थल जहां से कोई महत्वपूर्ण विषय वस्तु हमें प्राप्त हुई हो, जैसे भारत के इतिहास में पहली बार माधा मानव का कपाल खंड हमें कहां पर मिला है। ठीक है, माधा मानव के कपाल खंड का तात्पर्य क्या होता है? यहाँ पर तात्पर्य होता है कि माधा मानव एक महिला है और उस महिला के अस्थि अवशेष हमें कहां पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। दूसरा, हम यहाँ पर जानते हैं कि आग का आविष्कार मनुष्य के द्वारा कब किया गया? अग्नि जो होती है। पहिए का आविष्कार कब किया गया? मनुष्य के द्वारा सबसे पहले नाव कब बनाई गई? और कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, वह किस काल के स्थित है? क्या ये बात क्लियर हो गई? जैसे एक स्थल आता है पल्लवरम, ठीक है, कहाँ का है और किस काल में देखने को मिलता है? हथनोरा। एक आपने नाम सुना होगा भीमबेटका, मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो ये सारी बातें आप सभी प्यारे साथियों के साथ करेंगे। सबसे पहले हम जिस मुद्दे पर बात करते हैं वो होता है हमारा पुरा पाषाण काल। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिएगा, पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल। ठीक है, बहुत अच्छे से इन विषय वस्तुओं को समझने का प्रयास करिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इस पुरा पाषाण काल में जो मनुष्य हमारे बीच में अवतरित होता है तो उसका जीवन कैसा था? मैं कहना चाहूंगा मानव एक शिकारी था, शिकार किया करता था, जानवर मिल गया देव हाटे की, ठीक है, उसके पास कोई औजार नहीं था। सबसे बड़ी बात मैं आपको यहां पर बता दूं, इस समय मनुष्य के पास कोई औजार नहीं था, तो वह पत्थर के औजारों का प्रयोग करके या उसके पास जो निकटतम पत्थर पड़ा हुआ होता था उस पत्थर को मार करके वह जानवर को मार दिया करता था। ठीक है, प्रत्येक मानव की एक निश्चित सीमा होती है, भाई आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो कितना खाना खाएगा। जो मानव जो जानवर शेष बचता था उसको वह इकट्ठा कर लिया करता था। क्लियर हो गई? तो मानव कैसा था? ये मानव, तो याद रखिएगा मानव इस काल में शिकारी व खाद्य संग्राहक था। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इस काल में मानव जो है वह उत्पादक नहीं था। ठीक है ना, यह बात याद रखना। उत्पादक का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य जो है वह किसी भी प्रकार से फसलों का उत्पादन नहीं करता था। क्लियर हो गई? भारत में पुरापाषाण काल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट के द्वारा मद्रास के पल्लवरम से की गई थी। इसीलिए रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट को भारत में प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहते। यह घटना 1863 की है। तो अगली महत्वपूर्ण बात लिखिएगा, भारत में
इस काल की प्रथम खोज 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम से रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई सब? तो भैया याद रखना, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1800 इसमें की, 1863 में की थी। कहां से? मद्रास के पल्लवरम से की, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने की। इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को क्या कहा जाता है? भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक। क्लियर हो गई? भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट है। अब इसने क्या खोजा होगा? वही उपकरण, अभी थोड़ी देर पहले हमने उन्हीं की चर्चा करी थी। ठीक है, एक स्थान आता है हथनोरा, यह मध्य प्रदेश में है। यहां से माधा मानव का कपाल खंड प्राप्त हुआ है, यानी कि एक महिला है, उस महिला के अस्थि अवशेष हमें यहां पर मिले हैं हथनोरा। यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताइए भारत के इतिहास में पहली बार मादा मानव का कपाल खंड कहां से प्राप्त हुआ है? हथनोरा से प्राप्त हुआ है। तो अगली बात लिखिएगा, हथनोरा कहां है? मध्य प्रदेश से माधा मानव का कपाल खंड प्राप्त हुआ। अब आपको एक घटना और बताता हूं, देखिए बहुत आराम से समझिएगा, चीजों को समझने का प्रयास करिए मेरे प्यारे साथियों। यहां पर यह जरूरी नहीं है कि मादा मानव यहां मिला है, ये मिला है, वो ना। यहां पर जरूरी क्या है कि पुरापाषाण काल के क्षेत्र कौन कौन से हैं? मद्रास का पल्लवरम है, ठीक है, और मध्य प्रदेश का क्या है? हथनोरा है। समझ में आ गई बात? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। ठीक है, चल तो और आगे अगर हम बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, इस पुरापाषाण काल को हम सामान्य तौर पर महत्वपूर्ण घटना मान सकते हैं। किस परिप्रेक्ष्य में? औजारों के आधार पर। इस काल में मूल रूप से जो औजार प्रयोग लिए जाते थे वह चकमक पत्थर यानी कि स्फटिक मणि और क्वार्ट्जाइट पत्थर के बने हुए होते थे। देखिएगा, इस काल के औजार बताओ भाई किसके बने हुए होते थे? तो पहला शब्द आता है क्वार्ट्जाइट पत्थर व स्फटिक, ठीक है, के बने होते थे। इनसे औजारों का निर्माण किया जाता था, यानी कि आप इस बात को एक बार नोटिस करिएगा कि पुरापाषाण काल में जो औजार तैयार किए गए हैं उनके लिए कोई साधारण पत्थर काम में नहीं लिया गया है, कीमती पत्थर काम में लिया गया। स्फटिक की मणि आती है और इसी को चकमक पत्थर कहते हैं, चकमक पत्थर कहते हैं। ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। क्लियर हो गई? तो स्फटिक और चकमक पत्थर के यह बने हुए औजार हुआ करते थे। क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इसी काल से एक सोहन नदी संस्कृति या सोहन घाटी संस्कृति या सोहन कल्चर जुड़ी हुई है, जिसकी खोज D.N. वाडिया के द्वारा 1928 में की गई थी। बेसिकली सोहन नदी क्या है? तो पाकिस्तान में सिंधु नदी बहती है, उस सिंधु नदी की सहायक नदी को हम सोहन नदी कहते हैं। सोहन संस्कृति का उद्गम या उद्भव या इसकी खोज जो है यह D.N. वाडिया के द्वारा की गई थी। तो अगली बात लिखिएगा,
सोहन संस्कृति की खोज डी.एन. वाडिया ने 1928 में की। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न बनेगा, सोहन संस्कृति कहां पर है? सोहन संस्कृति तो याद रखिएगा यह है पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान की सोहन संस्कृति। आपके प्रारंभिक भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए मेरे प्यारे साथियों, कहां पर सोहन संस्कृति हमें देखने को मिलती है? तो याद रखिएगा पाकिस्तान में देखने को मिलती है। डी.एन. वाडिया ने खोज करी, इसीलिए डी.एन. वाडिया को क्या कहा जाता है? सोहन संस्कृति का जनक कहा जाता है। सोहन संस्कृति का जनक इसे कहा जाता है। तो नाम याद रहेगा, डी.एन. वाडिया कौन है? तो याद रखिएगा भारत में सोहन संस्कृति का जनक, द फादर ऑफ सोहन कल्चर वॉज डी.एन. वाडिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए अब थोड़ा राजस्थान के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि राजस्थान भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान में थार का मरुस्थल है, सबको पता है। इस थार के मरुस्थल से उपकरण प्राप्त हुए हैं। इन उपकरणों को बी.एन. मिश्रा, एक नाम याद रखना है, बी.एन. मिश्रा, उस बी.एन. मिश्रा ने लूणी उद्योग का नाम दिया है। तो यह प्रश्न आपके डायरेक्ट बन सकता है, लूणी उद्योग। ठीक है, कितना जरूरी प्रश्न है, थोड़ा सा इस बात को समझिए। लूणी उद्योग का संबंध कहीं ना कहीं पाषाण काल से है। राजस्थान के थार में, थार जो है, थार का मरुस्थल जो है, यहां से प्राप्त उपकरणों को बी.एन. मिश्रा ने क्या कहा है? लूणी उद्योग कहा है। राजस्थान के थार के मरुस्थल, थार के मरुस्थलीय थार के मरुस्थलीय क्षेत्र से इस काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं जिन्हें बी.एन. मिश्रा ने लूणी उद्योग का नाम दिया। अब देखो, यहां पर हमने एक 15 शब्दों का सवाल तैयार कर लिया है कि अगर मान लीजिए आपकी इस तरह का एक सवाल मुख्य परीक्षा में पूछ लिया जाता है, किस तरह का, कि लूणी उद्योग क्या है, तो लूणी उद्योग ये है कि राजस्थान के थार के मरुस्थलीय क्षेत्र से इस काल के, बताओ कौन से काल की चर्चा कर रहे हैं? पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं। तो आप चाहें तो यहां पर कोष्टक में लिख सकते हैं, पूरा पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं, और उन उपकरणों को बी.एन. मिश्रा ने लूणी उद्योग नाम दिया है। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। अब हम इतिहास में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब पूरा पाषाण काल को हम समाप्त करते हैं और मध्य पाषाण काल की चर्चा करते हैं, तो उसके पहले एक उच्च पुरा पाषाण काल आता है। अब उच्च पुरा पाषाण काल में क्या घटना घटित हुई, थोड़ा सा उसे समझिएगा। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में। ठीक है, उच्च पुरा पाषाण का, बहुत अच्छे से इस बिंदु को समझने की कोशिश करिए। उच्च पुरा पाषाण काल में जो भारत पर, या माफी चाहूंगा, जो पृथ्वी पर बर्फ जमी हुई थी, धीरे धीरे वो बर्फ पिघलने लगी, यानी कि भारत में जलवायु परिवर्तन होने लगा। जलवायु गर्म होने की वजह से बर्फ पिघलने लगी। परिणाम स्वरूप भूमि में जो दबे हुए जानवर थे, इनके अवशेष बाहर आने लगे।
तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जो जानवर दबे हुए थे उनसे हमने हड्डी के उपकरण बनाना शुरू कर दिया। तो पहली बार हड्डी के उपकरण बनने लगे थे। तो उच्च पुरापाषाण काल के बारे में याद रखिएगा। इस काल में क्या हुआ? याद रखें, जलवायु परिवर्तन हुआ। जलवायु परिवर्तन होने की वजह से जलवायु गर्म होने लगी। गर्म होने की वजह से बर्फ पिघली। बर्फ पिघलना, इसका तात्पर्य क्या है? हिम युग की समाप्ति। हिम युग की समाप्ति क्लियर हो गई। बर्फ पिघली। बर्फ पिघलने की वजह से जमीन में दबे जीवों, शब्द लिखिएगा, जमीन में दबे जीवों के अवशेष बाहर आए। और जब यह अवशेष बाहर आए तो मेरे दोस्त, इनसे हमने हड्डी के उपकरण बनाए। हड्डी के उपकरण, ये लो सर। तो परिणाम क्या हुआ कि इस उच्च पुरापाषाण काल में हड्डी उपकरणों की शुरुआत हमें देखने को मिलती। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताइए मुझे। ठीक है, हड्डी के उपकरण पहली बार उच्च पुरापाषाण काल में बने। अब यहां पर बनने वाले प्रश्नों को एक बार देखें कि उच्च पुरापाषाण काल एक ऐसा काल है जिसमें जलवायु परिवर्तन होने लगा, जलवायु गर्म होने लगी, बर्फ पिघली, तो हिम युग की यह अंतिम अवस्था थी। परिणाम क्या हुआ? जमीन में दबे हुए जीवों के अवशेष बाहर आए और हड्डी के उपकरण बनने लगे। इसका पहला प्रमाण हमें उत्तर प्रदेश में लोहदा नाला से प्राप्त होता है, जहां से दुनिया की सबसे प्राचीन हड्डी निर्मित स्त्री की मूर्ति मिली है। तो उदाहरण, उत्तर प्रदेश का के लोहदा नाला, के लोहदा नाला से प्राप्त अस्थि निर्मित मूर्ति। क्या बात क्लियर हो गई? यह दुनिया की सबसे प्राचीन मूर्ति मानी जाती है। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है मेरे प्यारे साथियों कि बताइए, आधुनिक प्रारूप का जो मानव है जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं, एक सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है कि बुद्धिमान मानव किसे कहा जाता है? तो होमो सेपियंस को कहा जाता है। हम और आप जो है वह आधुनिक प्रारूप के ही मानव है। आधुनिक प्रारूप के मानव होमो सेपियंस का उदय जो है वह इसी काल में हुआ था। तो एक लाइन और इसमें ऐड ऑन करेंगे, देखिएगा क्या ऐड ऑन करना है। आधुनिक प्रारूप के मानव होमो सेपियंस का उदय इसी काल में हुआ। होमो सेपियंस का जो उदय हुआ वह हमें इसी काल में देखने को मिलता है। क्लियर हो गई? तो ये है हमारे पुरापाषाण काल की कुछ घटनाएं। अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अब आइए पुरापाषाण काल के बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे इतिहास की गति को हम लेकर चलते हैं मध्य पाषाण काल की ओर। मध्य पाषाण काल भारत के इतिहास में एक ऐसी घटना जो पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच के संक्रमण का काल माना जाता है। ठीक है, इन्फेक्टेड पीरियड इसे कहा जाता है। तो ये आता है हमारे मध्य
पाषाण काल। ठीक है, देखिए मध्य पाषाण क्या है, तो याद रखिएगा पूरा पाषाण काल वह नव पाषाण काल। इनके बीच का काल है मध्य पाषाण काल। ठीक है, एक तरह से इसे संक्रमण काल कहते हैं। क्लियर हो गई? इसे क्या कहा जाता है? एक तरह से इसे हम संक्रमण काल के रूप में हम जानते हैं। संक्रमण काल का तात्पर्य क्या है? संक्रमण काल का तात्पर्य होता है कि मध्य पाषाण काल ने ना तो नव पाषाण काल की विशेषताओं को अपनाया और ना ही पुरा पाषाण काल की विशेषताओं का त्याग किया था। क्लियर हो गई बात? अब देखो इस काल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। क्या हुआ कि जलवायु में परिवर्तन होने लगा और तापमान में वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये दो बातें जो आप लोगों को समझनी है मध्य पाषाण काल के संदर्भ में। देखो जलवायु परिवर्तन और परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि होने का तात्पर्य क्या है कि गर्मी बढ़ी। अब एक बात बताओ, आदमी जब गर्मी पड़ती है तो घर से बाहर निकलता है क्या? नहीं निकलता। अभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है ना। अभी परसों के दिन लोकसभा चुनाव का परिणाम आया। ठीक है, एनडीए को तीसरी बार बहुमत मिला। हालांकि 272 से भारतीय जनता पार्टी काफी पीछे रह गई, पर कोई बात नहीं। ठीक है, गर्मी का माहौल है। हम गर्मी के माहौल में सामान्य तौर पे घर से बाहर नहीं निकलते। कुछ मंगवाना होता है तो फटाफट स्विगी जोमेटो किया, घर पे आ गया। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? अब इसके आगे की बात को समझिए, इसके आगे की घटना को इस तरह से समझने का प्रयास करिए। मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही जलवायु परिवर्तन हुआ, तापमान में वृद्धि हुई, व्यक्ति आलसी होने लगा, लेजीनेस आने लगी। लेजीनेस आने लगी तो वो क्या सोचने लगा, यार जो है ना आराम से यहीं बैठे रहो, काय को आफत करनी फोकट में, है ना। तो भाई साहब उसने क्या है कुछ ऐसे संसाधन विकसित कर लिए कि पहले जब वो पत्थर लेकर के जानवर के पीछे भागता था वो बंद कर दिया। अब वो ऐसा प्रयास करने लगा कि मैं घर बैठे बैठे ही शिकार कर लूं। अब घर बैठे बैठे शिकार करेगा तो उसको उपकरण बनाने पड़ेंगे। तो इस काल की सबसे महत्वपूर्ण बात है धनुष बाण की खोज होना। धनुष बाण या त्रिकोण की खोज होना, इस वजह से शिकार में तेजी आई। इस काल में मानव ने क्या कर लिया, याद रखिएगा, धनुष बाण की खोज की। परिणामतः शिकार में तेजी आई। यह बहुत बड़ा बिंदु है सर। मनुष्य ने कुछ ऐसे औजार तैयार कर लिए, परिणाम क्या होने लगा कि वह अब घर बैठे बैठे ही शिकार करने लगा, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, है ना। आलसी हो गया तो उसने क्या किया, अपने घर में ही पशुपालन शुरू कर लिया। भारत में सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से मिलता है। अब सुनिए, धनुष बाण हो गया, पशुपालन प्रारंभ, ठीक है। अब इस पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो याद रखिएगा दो जगह से मिले हैं। पहला आदमगढ़, यह आदमगढ़ कहां पर है, यह है आपके मध्य प्रदेश में। और दूसरा है बागोर, ये कहां पर है, यह है राजस्थान में। ठीक है, पशुपालन प्रारंभ हो गए। तो बताओ मनुष्य ने पशुपालन की खोज कब की थी? मध्य पाषाण काल में की थी। इस काल में ही मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का आविष्कार किया था।
अग्नि का आविष्कार। ठीक है, अब यह अग्नि का आविष्कार है तो बताओ इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो याद रखिएगा इसका साक्ष्य मिला है भीमबेटका से। और ये भीमबेटका कहाँ पर है? ये है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो देखो कितनी बड़ी चीजें परिवर्तन यहाँ पर मध्य पाषाण काल में देखने को मिलती है। मानव ने धनुष बाण का आविष्कार कर लिया, क्लियर हो गई। पशुपालन प्रारंभ कर लिया, अग्नि का आविष्कार कर लिया। अग्नि का जो पहला प्रमाण है वह अब कहाँ पर प्राप्त होने लगा? याद रखिएगा हमें मिला भीमबेटका से। क्लियर हो गई बात? तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोगों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी हमें देखने को मिलती है। लिख, अब देखो मनुष्य जो है पहले क्या था, थोड़ा सा याद करिए। तो मैंने कहा शिकारी और खाद्य संग्राहक था। मनुष्य धीरे धीरे शिकारी और खाद्य संग्राहक से क्या हो गया? पशुपालक हो गया। और अब वह धीरे धीरे जब हम नवपाषाण काल की ओर आगे बढ़ेंगे तो वह उत्पादक हो जाएगा। समझिए, मनुष्य क्या था? पहले शिकारी था, शिकारी के साथ साथ वह संग्राहक था, फूड कलेक्टर। अब वह क्या हो गया? पशुपालक हो गया। और अब क्या हो जाएगा? वह कृषक हो जाएगा। इसे ही हम उत्पादक कहते हैं, डेट इज प्रोड्यूसर। ठीक है, शिकारी और संग्राहक जो है यह पुरापाषाण काल की देन है। पशुपालन जो है यह आपके मेरे दोस्त मध्य पाषाण काल की देन है। और कृषक या उत्पादक जो है यह आपके नवपाषाण काल की देन है। आप इससे एक बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इतिहास किस तरह से बदल रहा है। बताओ, चीजें क्लियर? बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह मैं फिर बता दूं आप लोगों को। बस मनुष्य की बुद्धि का विकास है। समझ में आ गई क्या बात? किस तरह से मनुष्य जो है अपनी दिमागी शक्ति का उपयोग कर रहा है। चलिए सीधा हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, मैं फिर आपको यही बात बताने की इच्छा रखता हूं। ठीक है ना, बहुत बड़ा अध्याय नहीं है, एक संक्षिप्त का अध्याय है। बस इसको समझ में आना चाहिए, चीजें अपने आप क्लियर होने लग जाती है ना। विद्यार्थी इतिहास के नाम पर बेसिकली बरगलाने लगता है, शिक्षक उसे बरगलाते हैं। क्योंकि जबकि इतिहास आप पढ़ रहे हैं, आज हमारी ये तीसरी चौथी क्लास है, तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि वास्तविकता में इतिहास एक बेहद सरल और एक रोचक विषय है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? कोई बहुत बड़ा इसमें विवाद वाला विषय नहीं है। चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाती है, विषय वस्तु अपने आप क्लियर होती चली जाती है और जानकारी बढ़ने लगती है। देखो मनुष्य की जैसे जैसे बुद्धि बढ़ेगी, स्वाभाविक बात है उसके ज्ञान का विस्तार बढ़ेगा, ज्ञान का प्रसार बढ़ेगा, तो बस वह काम अपने आप होता चला जाता है। आइए आपको आगे लेकर चलता हूं और अब बात करते हैं नव पाषाण काल के बारे में। बहुत अच्छे से इस घटना को समझिएगा। नवपाषाण काल जो है मनुष्य की बुद्धि बढ़ी। याद करिए पूरा पाषाण काल में उसने पत्थर के औजार काम में लिए, मध्य पाषाण काल में हड्डी के उपकरण बनने लगे। अब इस काल में क्या करने लगा भाई साहब? मनुष्य फोकट, कोई उसको आरएस की पेपर थोड़ी ना देता ना, तो वह गुफा में बैठा बैठा उन पत्थर के औजारों पर डिजाइनें बनाने लगा, उनमें कुछ कलाकारियां करने लगा। तो इस काल के उपकरण टंकित और पॉलिशदार होने लगे। ठीक है, उनमें जो है मेरे दोस्त याद रखिएगा कहीं ना कहीं मनुष्य जो है तरह तरह के सजावट या उनको डेकोरेट करने लगा, उनको आकर्षित बनाने के लिए उन पर क्या करने लगा? अनेक तरह के चित्र बनाने लगा। तो ये बात याद रखिएगा। तो पहली बड़ी बात जो हमें इस काल के संदर्भ में पढ़नी चाहिए वो क्या है? पढ़िएगा। उपकरण सुंदर, सजावटी व
टंकित होने लगे। क्लियर हो गई? सुंदर बनने लगे, सजावटी बनने लगे, टंकित बनने लगे। ये बात थोड़ा सा याद रखिए। मनुष्य ने इसी काल में सबसे पहले, याद रखिएगा, क्या कर दिया? तो मेरे दोस्त, कृषि का प्रारंभ किया। ठीक है, इसको मैं अलग से बताना चाहूंगा। कृषि का प्रारंभ हुआ। अब देखो, जब कृषि की शुरुआत होगी ना, तो याद रखिएगा, मनुष्य जो है वह स्थायी आवास में रहने लगेगा, स्थायी निवास। ठीक है, स्थायी निवास कैसे? जब आदमी पशुपालन करता था तो कोई बात नहीं, जानवर है जी, उसको इधर उधर चराने ले गए, जहां चराने ले गए वहीं पर रुक गए। जैसे गडरिया लुहार नहीं होते हैं, वह क्या करते हैं, अपने भेड़ों को जहां पर ले जाते हैं वहीं पर रुक जाते हैं और वहीं पर वह अपना जीवन यापन शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कृषि हुई, आप खेत को थोड़ी उठा के ले जा सकते हो कि चलो चलो ये खेत है 2 बीघा का, इसको लेके चलो, ठट 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 ठट, ना, संभव ही नहीं है भाई साहब। खेत जहां पर होगा वहीं पर रुकना पड़ेगा। तो स्थायी आवास शुरू हुआ। अब हम कृषि के प्रमाण की बात करते हैं। कृषि का प्रमाण, देखिए बड़ा विवाद है सर कृषि के प्रमाण को लेकर के। ठीक है, पहले ऐसा कहा जाता था कि कृषि की जो शुरुआत है भारत में, वह सबसे पहले पाकिस्तान के मेहरगढ़ में हुई, लेकिन यह गलत है। नए खोज हुई है। कुछ लोग कहते हैं सर इतिहास बदलता नहीं है, जबकि मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूं, मेरे प्यारे साथियों, इतिहास हमेशा परिवर्तनशील विषय है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इतिहास कैसा विषय है? इतिहास परिवर्तनशील विषय है। अगर आप ये सोचते हो कि आज इतिहास पढ़ लिया, 2 साल बाद भी यही इतिहास होगा, नहीं सर। आज से जब 2 साल पहले हमने आरएस का बैच पढ़ाया था, तो वहां पर क्या हुआ करता था ना, हम लिखाया करते थे कि सर कृषि का पहला प्रमाण हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, जो आज से लगभग 7,000 साल पुराना है। लेकिन अब नया इतिहास आया है। नए इतिहास में प्रमाणित किया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कि कृषि का पहला प्रमाण मेहरगढ़ से नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश में लहुरा देव एक जगह है, वहां से है, जो 9000 ईसा पूर्व का है। तो पहला प्रमाण हमें कहां से मिला है? याद रखिएगा, लहुरा देव से। लहुरा देव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और ये प्रमाण कब का है? तो याद रखिएगा 9000 ईसा पूर्व का है। अब मेहरगढ़ बदल गया, तो मेहरगढ़ दूसरे नंबर पे आ गया। मेहरगढ़ कहां पर है? मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। यहां से हमें प्रमाण मिला है 7000 ईसा पूर्व का। ठीक है, अब देखिए घटनाएं बदली ना, तो अगर आप ये कहते हैं कि सर देखो 2024 में आप इतिहास पढ़ रहे हैं, इस समय जून का महीना है, जरूरी नहीं है मेरे दोस्त कल ही इतिहास का कोई नया तथ्य आ जाए, लहुरा देव पुराना होकर के इतिहास फिर बदल जाए, तो आप क्या करोगे? कुछ कर सकते हो। पहले मौर्य काल का टाइम पीरियड जो है 323 ईसा पूर्व से माना जाता था, लेकिन अब नहीं, 322 से माना जाता है। अब बताइए क्या करेंगे आप? कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ का उपनाम याद रखिएगा, बलूचिस्तान की टोकरी कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बलूचिस्तान की टोकरी। बलूचिस्तान की टोकरी इसे कहा जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके अलावा अगर हम धान यानी कि चावल की खेती की बात करते हैं, तो ये सबसे पहले हमें मिला है इलाहाबाद के कोल्डी हवा में। तो तीसरी महत्वपूर्ण बात, कोल्डी हवा। कोल्डी हवा, ठंडी हवा, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यहां से लगभग 6000 ईसा पूर्व का है यह, और यह चावल या धान का साक्ष्य मिला है। यह प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछा जाता है, चावल या धान का साक्ष्य में कहां से मिला है? तो कृषि के संदर्भ में तो यह कुछ महत्वपूर्ण परिचर्चाएं आपके साथ हमने कर ली। क्लियर हो गई? विशेष तौर पर ये सारी बातें जो है नवपाषाण काल से जुड़ी हुई है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं विशेष तौर पर जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, हमें गर्त आवास कहां से मिला है? तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में एक जगह है, समझिएगा। देखिए एक शब्द आया है गर्त
आवास। गर्त आवास क्या होता है, थोड़ा सा इसे समझिएगा। मान लीजिए यह आपकी जमीन है, इस जमीन को खोदा, ठीक है, इस तरह से हमने इसे खोद लिया, खोद करके हमने सीढ़ी बना ली, और सीढ़ी बना करके जमीन के अंदर जो है वह आवास तैयार कर लिया। ये क्या बना लिया, आवास बना लिया, ठीक है। तो इसे हम गर्त आवास कहते हैं। गर्त आवास का जो प्रमाण होता है यह हमें प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। और बुर्ज होम कहाँ पर है, तो याद रखिएगा यह पड़ता है जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये जो आवास होगा यही आवास क्या कहलाएगा, यह आवास आपके कहलाएगा गर्द आवास, जमीन के अंदर बनाया गया आवास, ठीक है। तो यह बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। अब बुर्ज होम के बारे में एक महत्वपूर्ण बात और याद रखिए कि बुर्ज होम से हमें एक कब्र प्राप्त हुई है। अब इस कब्र की विशेषता क्या है, इस कब्र की विशेषता क्या है, तो याद रखिएगा इस कब्र की विशेषता है कि यहां पर मेरे प्यारे साथियों मानव के साथ कुत्ते को दफन किया गया है। मानव और कुत्ता, भाई साहब कुत्ता आज भी आप देखिए मनुष्य का सबसे एक विश्वास पात्र व्यक्ति है ना, सबसे विश्वास पात्र जानवर यही होता है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? तो ये बात आप सबको समझनी चाहिए। नवपाषाण काल में ही मानव उत्पादक हो गया और इसी काल में मानव ने नाव का निर्माण करना और पहिए का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। तो अंतिम बात लिख रहे हैं, काल में ही मानव ने क्या किया, मानव ने नाव निर्माण व पहिए का आविष्कार कर लिया। क्लियर हो गई कि भाई नाव बना ली और फिर पहिए का आविष्कार वह कर लेता है। बताओ क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? तो यह मनुष्य के द्वारा किया गया कुछ महत्वपूर्ण कार्य है और इस तरह हम इतिहास में हमारे मानव के जीवन को देखते हैं, ठीक है, कि मानव का जीवन जो है किस तरह से हमें देखने को मिलता है। या हम ऐसा कह सकते हैं एक आदि मानव जो पहले जंगल में रहा करता था, वह आदि मानव किस तरह अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कर आज चंद्रमा तक पहुंच गया है। आपने यहां पर देखा एक ऐसा मनुष्य जो पहले पत्थर से जानवर को मार करके शिकार करके अपना जीवन यापन करता था, आज वही मनुष्य जो है क्या कर रहा है, पहिए का आविष्कार कर रहा है, नाव का निर्माण कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे नदी पार करके दूसरी जगह जाना है, चाहे वह पशुओं को चराने के लिए जाना हो, चाहे अपना जो अनाज है उसका उपयोग करने के लिए, उसे बेचने के लिए उसे दूसरी जगह जाना हो। तो मेरे दोस्त प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण तीन भागों में बांटा। निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण। पुरापाषाण काल मानव शिकारी व खाद्य संग्राहक था। भारत में इस काल की प्रथम खोज 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम से रॉबर्ट ब्रूसप्रूट के द्वारा की गई थी। भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक है यह। हथनोरा मध्य प्रदेश से माधा मानव का कपाल खंड प्राप्त हुआ है। इस काल के औजार क्वार्टजाइट पत्थर, स्फटिक, चकमक पत्थर के बने हुए होते थे। सोहन संस्कृति की खोज D.N. वाडिया ने 1928 में की। इसे सोहन संस्कृति का जनक कहते हैं। लूणी उद्योग थार के राजस्थान के थार के मरुस्थलीय क्षेत्र में से इस काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं जिन्हें B.N. मिश्र ने लूणी उद्योग की संज्ञा दी है। उच्च पुरापाषाण काल, इस काल में जलवायु परिवर्तन हुआ, जलवायु गर्म होने लगी, बर्फ पिघली, हिम युग की समाप्ति हुई, जमीन में दबे हुए जीवों के अवशेष बाहर आए, हड्डी के उपकरण बनाए गए। उत्तर प्रदेश के लोहदा नाला से हमें अस्थि निर्मित प्रतिमा मिली है। आधुनिक प्रारूप के मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ। मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण, इन दोनों के बीच का काल मध्य पाषाण काल।
ठीक है, जिसे हम संक्रमण काल कहते हैं। जलवायु परिवर्तन हुआ, तापमान में वृद्धि हुई। इस काल में मानव ने धनुष बाण की खोज की, परिणामतः शिकार में वृद्धि हुई। पशुपालन प्रारंभ हुआ, इसका साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से प्राप्त होता है। अग्नि का आविष्कार साक्ष्य भीमबेटका से मिलता है। मनुष्य शिकारी संग्राहक था पुरापाषाण काल में, पशुपालक हो गया मध्य पाषाण काल, कृषक उत्पादक नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के उपकरण सुंदर, सजावटी और टंकित होने लगे। कृषि का प्रारंभ हुआ, स्थायी निवास। कृषि का प्रारंभ लहुरा देव, मेहरगढ़, मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की टोकरी कहते हैं, कोल्डी हवा, चावल या धान का साक्ष्य। गर्तावास बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। कब्र मिली है यहाँ से मानव और कुत्ते की। नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने नाव निर्माण और पहिए का आविष्कार किया था। तो ये थी कुछ जानकारी। कल की क्लास में हम आपके साथ सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा करेंगे। कल 7 जून को फिर मुलाकात करते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, और डाउनलोड करिए सिद्धार्थ एडटेक का मोबाइल एप्लीकेशन, ताकि आप हमारा संपूर्ण कोर्स वहां पर ले सकें। नमस्कार, बाय, टेक केयर, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। धन्यवाद।